नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए हम बात आज करते हैं समास। किसकी बात करते हैं? समास की हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ा रहे हिंदी का भाग 22 है, यानी हमारी 22 क्लास हो चुकी इसको लेकर। तो समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। तो समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ध्यान देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब जानते हैं कि यानी कोई भी चीज बड़ी है तो उसको छोटा करना, वही संक्षेप होता है। या फिर संग्रह, कोई चीज फैली हुई है और उसको इकट्ठा कर लेना, एक प्रकार का संग्रह है। ठीक है। सम्मिलन, ठीक है, यानी बहुत सारे हैं उनको एक कर देना, सम्मिलन कहलाएगा। और मिश्रण, यानी बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं या अलग अलग हैं उनको एक कर देना, मिश्रण। ठीक है, तो जो अर्थ होता है समास का वो संक्षेप या मिश्रण होता है। ठीक है, तो जो समास का अर्थ होता है मिश्रण या संक्षेप होता है। तो ध्यान दीजिए, जो समास शब्द है ये कहाँ से आया है? तो ये संस्कृत भाषा के, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है समास। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो समास है इसको अगर हम तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब ये संधि विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर आता है सम धन आस। क्या आता है? सम धन आस। तो सम का मीन्स होता है पास और आस का मीन्स होता है रखना। यानी समास का मतलब ही हो गया कि कोई चीज दूर है या अलग अलग है उसको एक कर देना, वही आपका क्या कहलाएगा? समास। ठीक है, तो यहाँ पर सम का मतलब पास होता है और आस का मतलब रखना होता है। तो यहाँ पर हो गया इसका अर्थ समास का पास रखना, यानी कोई चीज दूर है या अलग अलग है उसको एक साथ पास में रख देना ही आपका समास कहलाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, यानी कई सारे शब्द हैं, ठीक है, एक से अधिक है और उनको एक कर देना, यानी जोड़ देना, संग्रह कर देना, मिश्रण कर देना, ये आपका क्या कहलाएगा? समास। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र, ठीक है, एक स्वतंत्र या सार्थक शब्द को ही, यानी सही शब्द जो बनना चाहिए वो बने, तब वहां पर आपका क्या होता है? समास होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल ही समास कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं समस्त पद। ये तो परिभाषा हो गई। ठीक, तो जो समस्त पद होता है क्या होता है? दो एक शब्दों के मेल से बना एक शब्द। जो समस्त पद होता है वो कह रहा है कि दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द, यानी कई जैसे वाक्य प्रयोग नहीं होता है, एक शब्द होता है, ठीक है, उसका अर्थ लेने पर उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग यानी बहुत सारे शब्दों में कर दिया जाता है। तो बहुत सारे शब्दों को एक में जब किया जाता है तो वह एक प्रकार का समस्त पद कहलाता है। कह रहा है दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। जैसे उसमें जो पहला पद होता है, दो शब्द कह रहा है ना समस्त पद में, तो उसमें जो पहला पद होता है उसको पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसको दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, किसी भी पद का प्रथम पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर समस्त पद की बात करें तो जो पूर्व पद होगा, यहाँ पर एक उदाहरण है देशभक्ति। क्या लिखा है? देशभक्ति। तो यहाँ पर देशभक्ति, देश और भक्ति, यानी देश भी है और भक्ति भी है, दो शब्द हैं, दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर जो देश है वो पहला पद या पूर्व पद हो गया, और जो भक्ति है वो दूसरा पद या उत्तर पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देशभक्ति जो है उसमें देश जो है प्रथम पद या पहला पद हो गया, ठीक है, या पूर्व पद हो गया, और जो भक्ति है वो दूसरा पद या उत्तर पद हो गया। ठीक, चलिए, जो समस्त पद होता है इसकी परिभाषा ध्यान दीजिए, समास के नियमों से निर्मित, समास के नियमों से निर्मित या फिर दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द। ठीक है,
समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद को ही सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समस्त पद को ही सामासिक पद भी कहते हैं, यानी समस्त पद आपको नहीं दिखा है तो वहां पर आपको सामासिक पद दिखेगा, सामासिक पद नहीं दिख रहा है तो आपको समस्त पद दिखेगा वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इसमें जो समस्त पद का पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे कि देशभक्ति। ठीक, चलिए हम बात करते हैं समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समस्त पद को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी यहाँ पर लिखा है देशभक्ति, देशभक्ति लिखा है, तो यहाँ पर जो देशभक्ति लिखा है, देश पूर्व पद हो गया, भक्ति उत्तर पद हो गया। तो ये जो समास विग्रह है ये कह रहा है समस्त पद को अलग करना ही, समस्त पद के शब्दों को अलग करना ही आपका क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर देशभक्ति जो लिखा है ये आपका समस्त पद है। ठीक है, अब अगर हम देशभक्ति को अलग कर दें यानी तोड़ दें, ठीक है, तो वहां पर कौन क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। तो देशभक्ति को हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो कह रहा है देश के लिए जो भक्ति होती वही तो देशभक्ति कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे गंगा जल है तो गंगा जल, गंगा पूर्व पद हो गया, जल उत्तर पद हो गया, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? गंगा का जल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। जैसे राजपुत्र, एक राज हो गया पूर्व पद, पुत्र हो गया उत्तर पद, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, ये समास विग्रह है। ठीक है, चलिए, तो जो समास विग्रह है समस्त पद को अलग करना ही, यानी कोई शब्द है समस्त पद, ठीक है, और उसको हम तोड़ दें या अलग कर दें, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं परिभाषा की। तो समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। कह रहा है कि समास का मूल उद्देश्य जो होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। या जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं, जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं वहां पर आपका समास विग्रह होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे देशभक्ति, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये आपका समास विग्रह है। अब बात करते हैं समास के भेद की। तो समास का जो भेद है यानी समास का प्रकार है वो मुख्यतः जो है 6 प्रकार है, मुख्यतः जो है 6 प्रकार हैं। वैसे देखा जाए तो जो आपके द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ठीक, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, इसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पूरे समास जो 6 हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। वो पहले माना जाता था द्वंद्व और कर्मधारय समास को किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के अंतर्गत, लेकिन अब नहीं माना जाता, अब सभी को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं समास के भेद। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है, यानी समासों की संख्या कितनी है? 6 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां आंसर आएगा 6। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो पास रखना। ठीक, चलिए, तो हम इसमें जो 6 समास हैं इसमें पहला समास की बात करते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव लिखा है, यानी अव्यय, अव्यय जानते हैं एक प्रकार का उपसर्ग। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा क्या है? जिस सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान, जिस सामासिक पद यानी समस्त पद, समस्त पद यानी कोई भी एक शब्द जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद हो। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस सामासिक पद में या समस्त पद में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद यानी गंगा जल अगर लिखा है तो इसमें गंगा जो है वो प्रधान है। ठीक है, तथा अव्यय हो, क्या? पूर्व पद,
कह रहा है सामासिक पद का वह पद पूर्व पद जो है प्रधान हो और अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसी के अर्थ की प्रधानता हो। कहां पर? अव्ययी भाव समास में। जैसे देशभक्ति लिखा है तो यहाँ पर देश के लिए भक्ति है ना, तो यहाँ पर जो पूर्व पद है यानी देश है वो क्या कहते हैं? प्रधान भी है, अव्यय भी है और उसी के ऊपर क्या किया गया है? और उसी के अर्थ की प्रधानता भी है। क्यों है? क्योंकि देश के लिए ही भक्ति है। ठीक, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कह रहा है पूर्व पद जो होता है वो प्रधान हो और अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर पद संज्ञा होता है, इसका उत्तर पद संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पर भक्ति है, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। गंगा जल है तो जल जो है वो भी एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, और अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे यथा संभव है तो संभव भी एक प्रकार की संज्ञा है। भर पेट है तो पेट भी एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है जो उत्तर पद होता है वो संज्ञा होता है। पहला पद जो होता है वो अव्यय प्रधान होता है और उसी के अर्थ की प्रधानता भी होती है, और जो दूसरा पद होता है वो एक प्रकार की संज्ञा होती है। इसे नित्य समास भी कहते हैं। किसको? अव्ययी भाव समास को। यह नित्य समास भी है क्या? अव्ययी भाव समास को नित्य समास भी कहते हैं। या क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है नित्य समास कौन सी समास को या किस समास को कहते हैं? उत्तर होगा अव्ययी भाव समास को कहते हैं। इसका अपने पदों में विग्रह नहीं होता है, इसका जो है अपने ही पदों में विग्रह नहीं होता है। किसमें? अव्ययी भाव समास में। अब हम इसमें एक ट्रिक की बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास हम जानेंगे कैसे कि अव्ययी भाव समास है। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रिक है, पहला पद छोटा होगा, मुख्यतः उपसर्ग होगा। कह रहा है कि पहला पद जो है वो छोटा होगा। ठीक है, पहला पद छोटा होगा और वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर आजीवन, यहां पर अगर हमने आजीवन लिखा है, इसने कहा है कि पहला पद छोटा मुख्यतः उपसर्ग होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आ है, ये जो है आ एक प्रकार का उपसर्ग है। जो आजीवन लिखा है इसमें आ जो है एक प्रकार का उपसर्ग है और जीवन जो है एक प्रकार की क्या है? दूसरा पद है जीवन। तो जीवन जो है, ठीक है, जीवन इसमें क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक, तो यहां कह रहा है पहला पद छोटा होगा और मुख्यतः ही वह उपसर्ग होगा और दूसरा पद, पहला पद ही जो होगा वो प्रधान भी होगा, यानी आजीवन। ठीक है, यानी जीवन पर्यंत, यानी जीवन भर। आ नहीं लगता तो यहां पर जीवन अकेले रह जाता, आ लगने से क्या हो गया कि जीवन भर हो गया, यानी जीवन पर्यंत हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो आजीवन लिखा है तो यहां पर पहला पद छोटा है, देख लीजिए, जीवन बड़ा है और आ छोटा है और मुख्यतः उपसर्ग है। हाँ, ये बड़ा आ उपसर्ग होता है पर जो पद है, ठीक है, आ, वो मुख्यतः प्रधान है। ठीक है, चलिए यहां पर दूसरा लिखकर गलत कर दिया। प्लस जो पद होना चाहिए वो प्रधान पद होना चाहिए। कौन? आ। ठीक है, आ की वजह से जीवन पर्यंत हो गया, यानी जीवन भर हो गया। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, एक ही शब्द की आवृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। इसमें तो ट्रिक थी कि पहला पद छोटा और मुख्यतः उपसर्ग होगा और प्रधान भी होगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। यह नित्य समास भी है, एक ही शब्द की आवृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। ये भी एक ट्रिक है। एक ही शब्द, ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति वाले शब्द भी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। क्यों होते हैं? जहां पर जैसे दिन, दिनों दिन, ठीक है, रातों रात, सुबह क्या कहते हैं, दिन दोपहर, ठीक है, या फिर गली गली,
ये सब जो शब्द है ना, ये कौन से समास हैं? अव्ययी भाव समास हैं। ठीक है, इनको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं उदाहरण। तो यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन लिखा है, तो प्रतिदिन को हम क्या कह सकते हैं अव्ययी भाव समास में? हर दिन। प्रतिदिन को हम हर दिन समास विग्रह के रूप में लिखेंगे या प्रत्येक दिन। ठीक है, प्रतिदिन को हम प्रत्येक दिन लिखें या हर दिन लिखें। ठीक है, तो इसका समास विग्रह इसमें देखिए, प्रतिदिन, प्रति जो होता है एक प्रकार का उपसर्ग है, प्रकार का नहीं, उपसर्ग है ही। ठीक है, और दूसरा जो है वो एक प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ जो पहला पद है वो प्रधान है। क्यों प्रधान है? प्रति, प्रति लगने से रोज यानी हर दिन हो गया। अगर प्रति न लगता तो दिन यानी एक ही दिन रह जाता। ठीक है, हम दूसरे शब्द की बात करें तो यहाँ पर लिखा है यथासंभव। ठीक है, यानी जो संभव हो। ठीक है, यानी जो संभव हो सके। ठीक है, वो क्या कहलाता है? यथासंभव। अब यहाँ संभव अकेले रहता तो संभव है। ठीक है, लेकिन यथा लगने से क्या हो गया कि जो संभव है वही है यथासंभव। ठीक है, तो यहाँ पर जो यथा है, ठीक है, वो छोटा भी है, देख लीजिए, संभव जो है वो बड़ा भी है। तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक। तो यहाँ पर प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है और एक है। प्रति धन एक प्रत्येक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रति उपसर्ग है वो प्रधान है। प्रत्येक यानी हर एक, हर कोई। अगर एक होता तो एक ही हो जाता ना, प्रति लगने से क्या हो गया? हर कोई, यानी एक से बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए उसकी प्रधानता है। तो यहाँ पर प्रत्येक में हर कोई या हर एक को ही प्रत्येक कहते हैं। नेक्स्ट है गली गली। ठीक है, क्या है? गली गली। तो यहाँ पर देखिए गाली गली, यानी जो गा है इसमें भी गा है और बीच में आपका चिन्ह है। तो यहाँ पर जो गली गली है ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। यानी कोई भी शब्द अगर आपको सेम एज दिखते हैं, यानी जो पहला शब्द होगा दूसरा शब्द होगा, उन दोनों के जो अक्षर होंगे वो समान होंगे, वहां भी आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यहाँ लिखा है दिनों दिन, तो यहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास है, यानी हर दिन। यहाँ पर गली गली लिखा है यानी हर गली, प्रत्येक गली। यहाँ पर दिनों दिन यानी प्रत्येक दिन या हर दिन। ठीक है, रातों रात यानी हर रात। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, जहां पर पहला पद जो है अव्ययी उपसर्ग हो और प्लस प्रधान भी हो, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा हम ध्यान देते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है, कह रहा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद यानी पहला पद होता है वो गौड़ होता है। गौड़ का मतलब केवल सामान्य भाषा में ना के बराबर। ठीक है, यानी उसका जो अर्थ होना चाहिए वो ज्यादा विशेष नहीं होता है। तथा समस्त पद का पहला पद संज्ञा, समस्त पद का पहला पद संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, यानी पूर्व पद यानी समस्त पद या सामासिक पद जो होना चाहिए उसका पहला शब्द संज्ञा रहेगा। ठीक है, और यह सर्वनाम होता है। जो समस्त पद होगा या सामासिक पद होगा उसका पूर्व पद होगा जो संज्ञा या सर्वनाम होगा। वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। समास विग्रह करते समय जो है समस्त पद करते समय समास विग्रह से उसमें कारक या विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसकी हम अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें कह रहा है कि दूसरा पद छोटा और प्रधान होता है। दूसरा पद छोटा और प्रधान होता है किसमें? तत्पुरुष समास में। हम इसमें ध्यान देते हैं दूसरा पद छोटा प्रधान होता है सच में, तो हाँ ये सही बात है। दूसरा पद प्रधान और छोटा होता है। ठीक है, जैसे मनोहर यानी मनोहर, मन को हरने वाला। तो हरने, हर जो है वो तो हर लिया ना, मन था
मन ही अकेले था। तो हर जो जुड़ गया वो प्रधान हो गया, मन को हर लिया उसने। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर जो यश था, यश अकेले था, यश तो एक शब्द ही रह गया, लेकिन प्राप्त जब जुड़ गया उसमें दूसरा पद प्रधान के रूप में, ठीक है, तो क्या हो गया, यश को प्राप्त हो गया। ठीक है, जैसे और देख लेते हैं, माखन चोर, तो जो माखन था वो तो माखन था ही, ठीक है, माखन था ही, चोर, चोर लगने से क्या हो गया कि माखन को चुरा ले गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि उत्तर पद जो होता है यानी दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, और पहला पद जो होता है गौण होता है, यानी समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ पर लिखा था माखन, तो एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, गिरिधर ये भी एक प्रकार की संज्ञा है, मनोहर मन भी एक प्रकार की संज्ञा या सर्वनाम ही है, यश प्राप्त ये भी एक प्रकार की संज्ञा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास ही है। ठीक, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास में भी कई समास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से द्वारा, संबंध में पापर, अधिकरण काकी के। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, विभक्ति के भाग हैं। एज अ केस इंग्लिश में होता है कारक, तो वही कारक जो होता है तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता को जो है हटा दिया गया है और जितनी विभक्तियां हैं उनका प्रयोग इसमें किया गया है। तो यहाँ पर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन सब का प्रयोग जो है तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत किया गया है। इसमें हम बात करते हैं पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, वैसे तो जो तत्पुरुष समास होते हैं मुख्यतः 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, जिनमें परंतु कारक चिन्हों के अनुसार इसके 6 भेद हैं। ठीक है, जो तत्पुरुष समास है ये तो 8 प्रकार का है, लेकिन कारक चिन्ह के द्वारा इसको 6 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें कर्मधारय और द्विगु समास को सम्मिलित नहीं किया गया है। किसमें, तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु समास को, कर्मधारय और द्विगु समास को जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो इसको शामिल इसमें नहीं किया गया है, कर्मधारय और द्विगु को अलग कर दिया गया, यानी उसको समास का ही प्रकार मान दिया गया है, न कि तत्पुरुष समास का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष। तो इसमें क्या कह रहा है, इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। इसमें कह रहा है कि जो कर्म तत्पुरुष होता है इसमें को का लोप होना, यानी कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाना यानी गायब हो जाना ही क्या कहलाता है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पहचानेंगे कैसे कि ये कर्म कारक है या कर्म तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर हम समास विग्रह करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर को का लोप होना या गायब होना ही कर्म तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण हम देखते हैं, लिखा है यश प्राप्त। यश प्राप्त का, अगर यश प्राप्त जो है ये तो एक समस्त पद या सामासिक पद है। ठीक है, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त करने वाला, या फिर यश को प्राप्त क्या होता है, यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त। तो को जो था वो क्या हो गया, लोप हो गया, यानी यश को प्राप्त। यश को प्राप्त ये जो होता है ये समास विग्रह है। ठीक है, ये समास विग्रह है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यश को प्राप्त, जो को था वो लोप हो गया। कब, समस्त पद या सामासिक पद करते वक्त को का लोप हो गया, और जो है समास विग्रह करने पर फिर जो है को का दिखावा हो गया, यानी दिख गया को। ठीक है, तो यहाँ पर यश को प्राप्त यानी यहाँ पर को का लोप हो गया, इसलिए कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं, गिरिधर।
गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला। कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष समास, गिरि को धारण करने वाला। तीसरा देखते हैं मोक्ष प्राप्त। तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला या मोक्ष को प्राप्त क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। नेक्स्ट है माखन चोर, माखन को चुराने वाला यानी श्री कृष्ण। ये एक प्रकार का बहुव्रीहि समास भी हो गया जहां पर तीसरा पद प्रधान हो गया। चलिए उसको जान लीजिए। यहाँ पर माखन चोर, माखन को चुराने वाला या माखन को चुराने वाला। ठीक है, माखन चोर आपका कर्म तत्पुरुष। गृहागत, घर को आने वाला या गृह को आने वाला, गृहागत कहलाएगा। वो किस प्रकार का समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। या और उदाहरण देखते हैं, कुंभकार, ठीक है, घड़े को बनाने वाला। ठीक है, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। शत्रुघ्न, ठीक है, शत्रुघ्न, शत्रु को विघ्न नाश करने वाला। ठीक है, मनोहर, मन को हरने वाला। ये सब किसके उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जहां पर कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है या गायब हो जाते हैं समास विग्रह समस्त पद या सामासिक पद करते वक्त, वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक, आशा कर अब इसमें का जो भाग कर्म तत्पुरुष समास में कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन सब की चर्चा जो है हम नेक्स्ट भाग में करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। मैंने तो बहुत सरल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समास जो है आसानी से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और उसको आपको 1-2 बार पढ़ने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज नहीं होगी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपके साथ किन्हीं और को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।